कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। सो फ्रेंड, जैसा कि हम उत्तराखंड का जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने देखा था कार्तिकेयपुर राजवंश व कत्यूरी राजवंश के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया है। आज हम उसी से आगे जो कुमाऊँ का चंद राजवंश। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, जो कुमाऊँ में था चंद राजवंश, जो चंद राजवंश था इसका संस्थापक माना जाता है सोमचंद को। जो राजा सोमचंद थे इन्होंने 700 से 721 ईस्वी तक क्या किया था, शासन किया था। अब देखिए इनके जो संस्थापक हैं इस विषय में कोई इतिहासकार किसी अन्य को मानता है तो कोई किसी अन्य को मानता है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो देखिए जो सोमचंद को जो चंदवंश है उसका संस्थापक मानते हैं, वो कौन कौन मानते हैं? एडकिंसन व बद्रीदत्त पांडे। जो एडकिंसन और बद्रीदत्त पांडे हैं इनके अनुसार जो चंदवंश के संस्थापक हैं वो कौन है? राजा सोमचंद चंदवंश के संस्थापक हैं। अब देखिए जो राजा सोमचंद हैं ये क्या थे? शिव के उपासक थे। जो चंद्रवंश के संस्थापक राजा सोमचंद थे वो क्या थे? भगवान शिव के ये उपासक थे। चंद्रवंश का जो राज चिन्ह था वो क्या था? गाय इनका राज्य चिन्ह था। चंपावत को राजधानी किसने बनाया था? जो सोमचंद थे फ्रेंड, इन्होंने क्या किया था? चंपावत को अपनी राजधानी बनाई थी और इन्होंने एक किले का निर्माण किया था जिसे राजबुंगा किला के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पे स्थित है? चंपावत में स्थित है। ये अंडाकार आकृति का जो किला है राजबुंगा का किला, इसको किसने स्थापित किया था? सोमचंद। राजा जो सोमचंद हैं जो चंद्रवंश के संस्थापक भी हैं, उन्होंने क्या किया था? चंपावत में राजबुंगा किले की स्थापना की थी, जिसका आकार कैसा है? अंडाकार ओवल आकार का है। सोमचंद के 4 फौजदार या किलेदारों की नियुक्ति की। जो सोमचंद थे इन्होंने क्या किया था? 4 फौजदार या किलेदारों की नियुक्ति की थी, जिसमें कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी, इन्हें चाराल के नाम से भी जाना जाता था। देखिए जो सोमचंद थे फ्रेंड, इन्होंने 4 किलेदार या फौजदारों की नियुक्ति की थी। उसमें कौन कौन थे? कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी, इन चारों को ही चाराल के नाम से भी जाना जाता था। सोमचंद इलाहाबाद के निकट झूसी नामक स्थान से आए थे। ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रवंश के संस्थापक हैं राजा सोमचंद, ये कहाँ से आए हुए थे? इलाहाबाद के निकट झूसी नामक स्थान से ये आए हुए थे, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। रावत राजा खस राजा थे जो रावत राजा थे खस राजा, इसको भी किसने हराया था? सोमचंद ने उनको हराया था। महरा और फरत्याद दल को अपने अधीन कर राज्य में प्रथम बार पंचायत व्यवस्था लागू की थी। देखिए जो सोमचंद हैं इन्होंने ही क्या किया था? महरा और फरत्याल एक दल था, उनको अपने अधीन करके उन्होंने अपने राज्य में क्या किया था? पंचायत की व्यवस्था की थी। बुंगा बुंगा का अर्थ होता है किला। देखिए जो हमने ऊपर पढ़ा था कि राजबुंगा का किला जो सोमचंद ने बनाया था, यहाँ पे उसको बताया गया है कि जो बुंगा का स्थानीय भाषा में अर्थ होता है वो होता है किला। किले को ही क्या बोला जाता है? बुंगा बोला जाता है। कुमाऊं में ऐपण कला की शुरुआत सोमचंद के समय मानी जाती है। देखिए जो कुमाऊं में जो ऐपण आर्ट है, जो हमारे संस्कृति को प्रदर्शित करता है, वो किसके शासनकाल के समय मानी जाती है? उसकी शुरुआत सोमचंद के शासनकाल के समय ही ऐपण कला की क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है। सोमचंद ने ग्रामों में बूढ़ों और सयानों यानी कि प्रधान, बूढ़ों और सयानों का मतलब होता है प्रधान, की क्या की थी? नियुक्ति की थी। ये पुलिस, राजस्व और न्यायाधीश का कार्य करते थे। देखिए जो बूढ़े और सयाने जो प्रधान की नियुक्ति सोमचंद के द्वारा की गई थी, ये उस टाइम किसका काम करते थे? पुलिस, राजस्व विभाग और न्यायाधीश का कार्य ये लोग करते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो केपी नौटियाल हैं उनके अनुसार सोमचंद ने संभवतः जागेश्वर में कुछ मंदिर बनाए। जो केपी नौटियाल है ये मानते हैं कि क्या मानते हैं? जो सोमचंद है उन्होंने जागेश्वर में भी कुछ मंदिरों को क्या किया था? निर्माण कराया था। सोमचंद का विवाह कत्यूरी राजा सूर्यवंशी ब्रह्मदेव की पुत्री चंपा से हुआ था। अब देखिए जो कत्यूरी राजा थे ब्रह्मदेव, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इनका नाम खूब सुना है। तो ब्रह्मदेव की जो पुत्री थी चंपा, उससे क्या माना जाता है? जो सोमचंद है उनका विवाह हुआ था, ऐसा माना जाता है। चौथानी ब्राह्मणों छिजांड के जोशी, सुधानिधि चौबे को दीवान, सिमिल्टिया पांडे को राजगुरु, देवलिया पांडे को पुरोहित और पौराणिक मंडलिया पांडे को क्या किया गया? कार्यवाही तथा विष्टों को
कारदार की नियुक्ति ये सब किसने दी थी? सोमचंद को दी थी। देखिए, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति सोमचंद के द्वारा की गई। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? जिझांड के जोशी सुधानंदी चौबे को दीवान की उपाधि दी। सिमल्डिया पांडे को राजगुरु की, देवलिया पांडे को पुरोहित की, पौराणिक मंडली पांडे को कारबारी तथा विष्टो को कारदार की क्या की? इन्होंने नियुक्ति की थी। कुमाऊं का प्रथम शासक था सोमचंद। देखिए, कुमाऊं का जो प्रथम शासक माना जाता है वो सोमचंद को ही माना जाता है, क्योंकि ये क्या माने जाते हैं? चंदवंश के संस्थापक माने जाते हैं। राजा सोमचंद का सेनापति था कालू तड़ागी। जो कालू तड़ागी थे ये क्या थे? राजा सोमचंद के सेनापति थे। सोमचंद को आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। जो सोमचंद है इनको आदि पुरुष या मूल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सोमचंद ने 700 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया। चौखुटिया में गणेश मूर्ति की जो संस्थापक हैं राजा सोमचंद को ही उनका संस्थापक माना जाता है। जो चौखुटिया में गणेश मूर्ति है इनका संस्थापक भी किसको माना जाता है? राजा सोमचंद को माना जाता है। और इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे जो सुई का किला है, सुइयों का किला, ये भी किसके द्वारा बनाया गया था? इसका निर्माण भी सोमचंद द्वारा चंपावत में किया गया है। जो सुई का किला था, सुइयों का, इसका निर्माण भी सोमचंद के द्वारा कहाँ पे किया गया? चंपावत में इसका निर्माण किया गया। इसके अलावा राजबुंगा किले का निर्माण भी सोमचंद के द्वारा चंपावत में किया गया। फ्रेंड्स, इसमें उन्होंने क्या किया था? दूनाकोट के रावत राजा को हराया था। सोमचंद एक मांडलिक राजा था जो कि डोटी के राजा यानी कि डोटी राज्य नेपाल के अधीन था, जो उसको क्या देते थे? कर देते थे। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मांडलिक राजा कहा जाता है। डोटी नेपाल के राजा मल्लवंश के, जिन्हें राई या रेखा के नाम से जानते थे। डोटी कौन से? डोट्याल नेपाल के मल्ल वंश के ये क्या थे? राजा थे, जिन्हें राई या रेखा के नाम से भी जानते हैं। सोमचंद के समय डोटी का राजा, जिस समय कुमाऊं में सोमचंद क्या था? राजा था, उस समय वहाँ का राजा कौन था? डोटी का राजा जयदेव मल्ल था। सोमचंद जिस समय उत्तराखंड में आए थे उस समय कुमाऊं पर जो अधिकार था कत्यूरी राजा की। फ्रेंड, हमने देखिए प्रीवियस वीडियो में देखा था कत्यूरी राजवंश के बारे में। जो ब्रह्मदेव हैं ये कत्यूरी राजवंश की क्या है? अंतिम शासक हैं। इसके बाद क्या हो जाता है? कुमाऊं में चंदवंश का शासक हो जाता है। और देखिए इसी ब्रह्मदेव, जो ब्रह्मदेव हैं इनकी पुत्री चंपा से ही क्या होता है? सोमचंद का विवाह होता है। चौकनी बोरा शिलालेख में, जिसमें 100 राजा वीर ब्रह्मदेव व उनकी पुत्री वीर चंपा देवी की जानकारी मिलती है। देखिए, हमें जो ब्रह्मदेव हैं और उनकी पुत्री चंपा देवी है, उनका जो हमें साक्ष्य मिलता है, उनके बारे में जो पता चलता है वो कहाँ से चलता है? चौकनी बोरा शिलालेख से हमें ये पता चलता है। देखिए, अब देखिए सोमचंद के बाद तो द्वितीय शासक होते हैं हमारे चंदवंश के, वो है राजा आत्मचंद। सोमचंद के बाद जो नेक्स्ट दूसरे नंबर के हमारे शासक हैं वो कौन है? आत्मचंद, जो 721 से 740 तक क्या करते हैं? शासन करते हैं। आत्मचंद सोमचंद का पुत्र था। देखिए, जो आत्मचंद हैं वो सोमचंद के क्या थे? पुत्र थे। इनकी माता कत्यूरी रानी चंपा देवी थी। चंदवंश का दूसरा शासक जिसने 19 वर्ष तक शासन किया वो आत्मचंद ही थे। जो आत्मचंद थे इन्होंने क्या किया था? 19 वर्ष तक शासन किया था। इन्होंने राज्य विस्तार बढ़ाने का कार्य किया। आसपास के सब सरदार इनके दरबार में सलामी देने आते थे, संगठन शक्ति से या कत्यूरी राजा के भांजे होने के भय से। देखिए, जो आसपास के जितने भी क्या थे? राज्य थे, आसपास के जितने भी सरदार थे, इनके राज्य में, इनके दरबार में सलामी देने के लिए आते थे। यानी कि एक तरफ से मान के चलिए कि इनसे डरते थे। हो सकता है इनके संगठन की वजह से या इनकी शक्ति वजह से या तो कत्यूरी राजा के भांजे होने की वजह से, क्योंकि जो इनकी माता है रानी चंपा देवी, क्योंकि वो क्या है? कत्यूरी राजवंश की जो ब्रह्मदेव थे शासक, उनकी क्या थी? पुत्री थी, जिनका विवाह किससे होता है? सोमचंद से होता है। और राजा आत्मचंद क्या हैं? सोमचंद के पुत्र हैं। ये था राजा आत्मचंद के बारे में। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे जो तृतीय शासक होते हैं चंदवंश के, वो राजा पूर्णचंद हैं। इनका शासन कब से कब तक था? 740 से 758 तक इनका शासनकाल माना जाता है। पूर्णचंद 740 में गद्दी पर बैठे। यह तराई भाबर में शिकार खेलने में समय
खेलने में हर समय क्या करते थे, धन को खर्च करते थे। जो पूर्णचंद हैं 740 में क्या हुए, गद्दी में बैठे और त्राई बाबर में शिकार खेलने में ये क्या करते थे, धन को खर्च कर देते थे। 18 वर्ष तक इन्होंने क्या किया था, राज किया था और ये देवी देवताओं की पूजा बड़ी धूमधाम से किया करते थे और स्वयं इंद्र राजा को राजा बनाकर देवी पूर्णागिरि की सेवा में लीन हो गए। और उसके बाद जो नेक्स्ट राजा बना इंद्रचंद, इंद्रचंद को ये राजा बना के ये क्या हो गए, देवी पूर्णागिरि की सेवा में लीन हो गए, यानी कि भक्ति भाव में ये फिर चले गए, यानी कि भक्ति करने लग गए थे। नेक्स्ट हम अगर इसमें देखें, नेक्स्ट बनते हैं राजा इंद्रचंद, जिनका शासनकाल कब से कब तक है, 758 से 778 तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। पूर्णचंद्र के पुत्र थे इंद्रचंद, इन्होंने 20 वर्ष शासन किया। इन्हें घमंडी राजा बताया गया है, यह अपने को इंद्र के समान समझते थे। देखिए जो पूर्णचंद के पुत्र हैं राजा इंद्रचंद, वो अपने नाम के अनुरूप ही मतलब घमंडी तो थे ही, लेकिन अपने नाम की वजह से वो स्वयं को ही इंद्र समझने लग गए थे। राजा इंद्र ने कुमाऊं में सर्वप्रथम चंपावत क्षेत्र में रेशम उत्पादन का क्या, रेशम कारखाने जो कारखाना है वो खोला। एक काम इन्होंने अपने शासनकाल में किया कि इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम रेशम उत्पादन जो शासन में हुआ, जो चंद वंश में हुआ, ये किसने किया था, राजा इंद्रचंद के द्वारा ही लागू किया गया और रेशम के कारखाने इन्होंने ओपन करवाए। रेशम के कीड़ों को चीन से 7वीं सदी में तिब्बत राज्य में सोंगजांग गापो की रानी लाई और नेपाली रानी ने इसका प्रचार नेपाल में भी किया। रेशम के कीड़े नेपाल से कुमाऊं में लाया गया। रेशम के जो देखिए रेशम के कीड़े जो हैं इसको पहले नेपाल ले जाया गया, जो कौन लाई, सोंगजाप गापो की रानी लाई, फिर नेपाल ये कीड़े गई, उसके बाद उसको कहाँ लाया गया, कुमाऊं में इन कीड़ों को लाया गया। कीड़े मकड़ी की तरह अदृश्य जाले लगाते थे। रेशम बुनने वालों को पटवा या पटुए कहा जाता था। देखिए जो रेशम के जो कपड़े बुनते थे या रेशम बुनकरों बुनकरों को क्या कहा जाता था, पटुआ या पटुए कहा जाता था। पटुए कहते थे झूठी खबर फैलाने में रेशम का रंग पक्का या सुंदर होता था। देखिए जो रेशम बुनकर थे उनको पटवा या पटवे कहा जाता था। जो झूठी खबर फैलाई जाती थी उससे क्या होता था, रेशम का जो रंग था या जो उसकी सुंदरता थी वो मजबूत होती थी। और इसी झूठी खबर फैलाने को क्या कहा जाता था, पटरंग वाली प्रथा कहते थे। देखिए जब झूठी खबर फैलाई जाती थी उसमें रंगाने के लिए, तो उसी झूठी खबर को क्या कहा जाता था, पटरंग वाली प्रथा के नाम से जाना जाता था। राज्य भर में रेशम के कारखाने ये इंद्रचंद के द्वारा ही स्थापित किए गए थे और इन्होंने क्या किया था, चीन की राजकन्या से शादी किया था इंद्रचंद्र ने, क्योंकि जो रेशम का कीड़ा था गापो जो थी वो कहाँ लेके गई, नेपाल लाया गया और उसके बाद ये कहाँ आए, कुमाऊं में आए। और जो राजा इंद्रचंद्र थे इन्होंने क्या किया था, जो चीन की राजकुमारी थी उससे क्या किया था, विवाह किया था। रेशम कीट पालन फार्म अवस्थित है। जो रेशम कीट फार्म है ये अभी कहाँ है, प्रेमनगर देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना 1998 में की गई। उत्तराखंड में रेशम कीट पालन की प्रथम शुरुआत चंदवंश के राजा इंद्रचंद्र ने चीन से रेशम कीट मंगाकर की थी। और वर्तमान में ये रेशम जो है ये कहाँ है, 1998 में इसकी स्थापना की गई, जो प्रेमनगर देहरादून में भी क्या है, स्थापित है। देखिए उसके बाद जो राजा बनते हैं 5वें नंबर के, राजा संसार चंद, जो कब से कब तक गद्दी में बैठे, 778 से 813 तक इन्होंने शासन किया था। संसार चंद्र इंद्रचंद के पुत्र थे। इन्होंने 35 वर्ष राज किया। और इसके बाद जो शासक बनते हैं वो राजा सुधाचंद बनते हैं। इन्होंने 1813 से 1833 तक क्या किया था, शासन किया था। सुधाचंद ने 20 वर्ष राज किया। इन्होंने बहुत से सुधार किए, फौजी खर्च कम किया, प्रजा को कर मुक्त किया। देखिए जो राजा सुधाचंद थे इन्होंने क्या किए थे, जो प्रजा में जो कर था उनको, प्रजा को कर से क्या किया था, मुक्त कराया था। उसके बाद जो 7वें नंबर के हमारे चंदवंश के राजा बनते हैं राजा हमीर चंद या हरिचंद के नाम से भी उनको जाना जाता है। 833 से 856 के बीच उन्होंने शासन किया था और 3 वर्ष ही 33 से 56 तक तो इन्होंने क्या किया था, गद्दी में बैठे ये 3 वर्ष राज किया। धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे।
इसके बाद देखिए जो 8वें नंबर के हमारे राजा हुए राजा बीणाचंद 856 से 869 तक इन्होंने कुल 13 वर्ष राज किया। बीणाचंद भोग विलासी प्रेमी थे, इनकी कोई संतान नहीं थी। राजकाज अपने राज कर्मचारियों पर छोड़ देते थे क्योंकि ये क्या थे, बहुत ही आलसी टाइप के व्यक्ति थे। वीणाचंद के समय खस राजपूत राजाओं ने बिजड़ और जीजड़ में कुमाऊं पर आक्रमण करके चंद राजाओं की सत्ता को क्या किया था, समाप्त कर अपना अधिकार स्थापित किया था। चंद की मृत्यु के बाद चंपावत पर लगभग 200 साल तक क्या हुआ, खस राजपूत राजाओं का अधिकार हुआ। 15 पुस्तक तक जो राजा थे उनका अधिकार हुआ। बिजड़ 20 वर्ष राज किया, जीजड़ ने 7 वर्ष तक राज किया, जाजड़ ने 19 वर्ष राज किया और जड़ ने 9 वर्ष राज किया, कालू ने 5 वर्ष राज किया, कलसु ने 11 वर्ष राज किया, जाहल ने 20 वर्ष और मूल ने 8 वर्ष राज किया, गुणा ने 19 वर्ष राज किया, पीड़ा बीड़ा ने 9 वर्ष राज किया, नागू ने 19 वर्ष राज किया, भागू ने 11 वर्ष राज किया और जयपाल ने 16 वर्ष राज किया। देखिए ये क्या था जो उसके बाद क्या हुआ था, खस राजपूत आए थे ना कुमाऊं में, जब चंद्रवंश का जो आलसी भोग विलासी राजा था वीणाचंद, उसके बाद क्या हुआ, खसों ने अपना आधिपत्य वहाँ पे स्थापित किया था और इतने शासकों ने क्या किया था, वहाँ पे राज किया था। उसके बाद देखिए राजा वीरचंद 1065 से 1080 तक। 1065 ईस्वी में चंद शासक संसार चंद के रिश्तेदार वीरचंद को तराई भाबर नेपाल से वापस बुलाकर राजा बनाए जाने की क्या की, तैयारी की। इन्होंने अपने सेनापति सोन खड़ायत की सहायता से तत्कालीन खस राजपूत राजा सोनपाल या सोपाल को पराजित किया था तथा काली कुमाऊं राजबुंगा चंपावत में राज्याभिषेक पुनः चंद्रवंश की क्या की थी, स्थापना इन्होंने की थी। चंद्रवंश का संस्थापक किसको माना जाता है, राजा सोमचंद को माना जाता है। लेकिन जो बीच में खस राजपूत ने क्या किया था, चंद्रवंश पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। उसके बाद राजा वीरचंद ने जो क्या थे, वीणाचंद के रिलेटिव से राजा वीरचंद ने क्या किया था, पुनः चंद्रवंश की क्या की थी, स्थापना की थी। राजा वीरचंद को वीरता देखने को मिलती है। देखिए ये काफ़ी वीर माने जाते हैं, नाम के अकॉर्डिंग ही इनको क्या समझा जाता है, वीर समझा जाता है। उसके बाद जो 10वें राजा हुए चंद्रवंश के, राजा रूपचंद हुए जो 1080 से 1093 तक हुए। 11वें राजा राजा लक्ष्मीचंद हुए 1093 से 1113 तक। 12वें राजा धर्मचंद हुए 1113 से 1121 तक। 13वें राजा कौन हुए, राजा कर्म या कूर्मचंद हुए 1121 से 1140 तक इन्होंने शासन किया था। उसके बाद जो 14वें राजा हुए राजा कल्याण चंद प्रथम उर्फ बल्लाल चंद 1140 से 1149 तक इन्होंने शासन किया था। 15वें राजा राजा नामी निर्भय चंद हुए 1149 से 1170 तक इन्होंने शासन किया। और 16वें राजा कौन हुए, राजा नरचंद्र 1170 से 1177 तक इन्होंने शासन किया था। 16वें राजा और 17वें राजा राजा नानकी चंद हुए जिन्होंने 1177 से 1195 तक शासन किया। नानकी चंद के समय में उत्तराखंड राज्य पर नेपाल के डोटी राज्य के मल्ल शासक अशोक चल्ल ने 1191 में क्या किया, आक्रमण कराया था। देखिए जब 7वें राजा हुए चंद्रवंश के 1177 से 1195 तक राजा नानकी चंद, इसमें क्या हुआ, जो उत्तराखंड राज्य पर नेपाल के डोटी राज्य के मल्ल शासक अशोक चल्ल ने 1191 में क्या करा दिया था, कुमाऊं में आक्रमण करा दिया था। अब देखिए जो अशोक चल हैं, अशोक चल के उत्तराखंड पर आक्रमण के विषय में जानकारी गोपेश्वर त्रिशूल लेख, बाड़ाहाट त्रिशूल लेख तथा बोधगया के 3 अभिलेखों से प्राप्त होती है। देखिए ये हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है कि जिस समय राजा नानकी चंद राजा बने थे उस टाइम पे जो डोटी के मल्ल शासक थे अशोक चल, उन्होंने 1191 में कुमाऊं में आक्रमण करवाया था। ये हमें 3 जगहों से प्राप्त होती है इसकी जानकारी, गोपेश्वर त्रिशूल लेख से, बाड़ाहाट त्रिशूल लेख से, बोधगया के जो 3 अभिलेख हैं वहाँ से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। बोधगया अभिलेख के अनुसार उत्तराखंड में अशोक चल के राज्य को सपादलक्ष राज्य कहा गया। देखिए जो बोधगया के अभिलेख है उसमें हमें प्राप्त होता है कि जो अशोक चल का क्या था, राज्य था, उसको क्या कहा जाता था, सपादलक्ष कहा जाता था। शाणपाल तथा पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया अभिलेखों में अशोक चल्ल को शिवालिक की पहाड़ियों में खस देश का राजाधिकार कहा गया। अशोक चल्ल कौन से कुल का था, तो ये बैरात कुल का था। यहाँ पे क्वेश्चन है और आंसर भी है कि अशोक चल्ल था जो वो कौन से कुल का था, ये बैरात कुल का था।
उसके बाद जो 18वें राजा होते हैं चंद्रवंश के, वो राजा रामचंद्र 1195 से 1205 तक, और 19वें राजा भीष्मचंद्र होते हैं 1205 से 1226 तक। देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि कुछ राजाओं के खाली ऐसे नाम, इनका कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसीलिए सिर्फ यहाँ पे क्या दे रखा है, नाम दे रखा है। जिस राजा का थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने कुछ किया या किस चेंजेस किए, उसके बारे में फिर डिटेल में हम वहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए राजा भीष्मचंद्र ये क्या थे, छकाते में ढुलसिल गांव में खस राजपूत राजा ने भीष्मचंद्र को मारा था। ये देखिए जो राजा भीष्मचंद्र हैं, इनको किसने मारा था, छकाते के ढुंगसिल गांव में खस राजपूत राजा थे, इन्होंने क्या की थी, भीष्मचंद्र की हत्या की थी। अब इसके बाद भीष्मचंद्र के पास जो 20वें राजा हुए हमारे राजा मेघचंद 1226 से 1233 तक हुए। 21वें राजा ध्यानचंद हुए 1233 से 22वें राजा कौन हुए हमारे, राजे पर्वत या पर्वतचंद 1251 से 1261 तक। 23वें राजा थोर या थोहरचंद हुए 1261 से 1275 तक। गढ़सारी ताम्रपत्र में थोहरचंद के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए थोहरचंद के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है, गढ़सारी ताम्रपत्र से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। 24वें राजा हमारे राजा कल्याण चंद्र द्वितीय हुए 1275 से 1200। 25वें राजा कौन है, राजा त्रिलोक चंद 1296 से 1303 तक इन्होंने क्या किया, शासन किया। त्रिलोक चंद चंद्रवंश का प्रथम शासक था, जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया तथा छकाता राज्य, नैनीताल व उधम सिंह नगर के कुछ भागों को अपने राज्य में मिला लिया था। छकाता महल का निर्माण ये त्रिलोक चंद ने करवाया था। त्रिलोक चंद के द्वारा भीमताल में एक किला भी बनवाया गया। ये त्रिलोक चंद के बारे में था, जो 25वें हमारे राजा हैं। 26वें राजा हैं राजा डमरू 1303 से 1321 तक इन्होंने क्या किया, शासन किया था। 27वें राजा हमारे राजा धर्मचंद हैं 1321 से 1344 तक इनका शासन रहा। 28वें राजा अभयचंद हुए, जिन्होंने 1344 से 1374 तक शासन किया। चंद्रवंश का सबसे प्राचीन अभिलेख अपने नाम उत्कीर्ण करवाया था, ये अभयचंद ही थे जिसने चंद्र वंश का क्या किया था, सबसे प्राचीन अभिलेख अपने नाम पर उत्कीर्ण करवाया था। अभयचंद के समय मोहम्मद बिन तुगलक ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था। जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इन्होंने अभयचंद के समय पर क्या किया था, उत्तराखंड पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखिए, इनके अभिलेख मानेश्वर मंदिर शिलालेख, बालेश्वर मंदिर लघु स्तंभ, सारी ताम्रपत्र और इसके अतिरिक्त कीर्ति स्तंभ एवं भूमिदान आदि का उल्लेख मिलता है। जो देखिए जो हमारे क्या हैं, अभयचंद हैं, इन्होंने क्या किया था, इनके अभिलेख मिलते हैं मानेश्वर मंदिर शिलालेख बालेश्वर से, मंदिर लघु स्तंभ, गढ़सारी ताम्रपत्र, इसके अतिरिक्त कीर्ति स्तंभ एवं भूमिदान आदि इनके बारे में क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। उनके बाद जो 29वें राजा हुए राजा ज्ञानचंद प्रथम उर्फ गरुड़ ज्ञानचंद 1374 से 1419 तक इन्होंने शासन किया। चंद शासकों में सबसे लंबा कार्यकाल 46 वर्ष तक का इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। और चंद शासक में जितने भी शासक हुए, उसमें सबसे लंबा कार्यकाल गरुड़ ज्ञानचंद का ही था। राजा ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि तुगलक वंशी सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। देखिए जो राजा ज्ञानचंद हैं, इनको गरुड़ की उपाधि तुगलक वंशी सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। ये इन्होंने क्या किया था, ये तुगलक वंश के जो फिरोज शाह तुगलक हैं, उनके दरबार में भेंट लेके गए और वहीं पे उनको क्या दिया था, राजा फिरोज शाह तुगलक ने इनको गरुड़ की उपाधि प्रदान की थी। सेरा खड़कोट अभिलेख का संबंध ये ज्ञानचंद का है, जिसमें राजाधिराज महाराज इनको कहा गया है। ज्ञानचंद भगवान विष्णु का उपासक था। जो ज्ञानचंद था, गरुड़ ज्ञानचंद, ये क्या थे, भगवान विष्णु के ये उपासक थे। चंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गरुड़ ज्ञानचंद को माना जाता है। इनके रेगांव स्तंभ लेख चामी गश्यूरा ताम्रपत्र किमवाड़ी और इसके अलावा देखिए मंच ताम्री ताम्रपत्र मिले हैं। इसके अतिरिक्त गोवासा ताम्रपत्र चंपावत में 1418 से ये प्राप्त किए गए। मड़गांव ताम्रपत्र चंदवंश संवत 1366 सन 1444 ईस्वी, खेती खान चंपावत बाजगांव ताम्रपत्र सिद्ध नरसिंह बाबा साके 1334 अंकित हैं। सौर विजेता ये गरुड़ ज्ञानचंद को कहा जाता है। वह लेख जिसमें 10 मांडलिक राजाओं का नाम उल्लेखित है। कराचल देव का बालेश्वर लेख, इसमें क्या है, 10 मांडलिक राजाओं का नाम उल्लेख है। मांडलिक राजा होता है जो दूसरे को क्या देते हैं, कर प्रदान करते हैं, दूसरे राजा को कर प्रदान करते हैं। चंद शासक ज्ञानचंद का राज्यहीन गरुड़ था। देखिए इससे पहले हमने
प्रीवियस अभी देखा था कि जितने भी चंद शासक हैं उनका जो राज चिन्ह था क्या था, गाय था। लेकिन जो चंद वंश का शासक था गरुड़ ज्ञानचंद, उनका राज चिन्ह क्या था, गरुड़ इनका राज चिन्ह था। और ये भगवान क्या थे, विष्णु के उपासक थे। नीलू कटाई जो था इनका सेनापति था। ज्ञानचंद का बख्शी सेनापति था जिसने उत्तराखंड में रोहिलों के आक्रमण को समाप्त किया था। नीलू कठायत के पुत्रों के नाम सुजु व वीरू थे। जस्सा सुजु वीरू क्या थे, नीलू कठायत के पुत्रों के नाम थे। जस्सा कनलेखी में नीलू कठायत के पुत्रों को पकड़वाकर उनकी आंखें निकलवा दी थी। ज्ञानचंद ने इसे कुमैया खिल्यात बख्शी की उपाधि दी थी। जो देखिए जो गरुड़ ज्ञानचंद है इन्होंने अपने सेनापति को क्या दी थी, कुमैया खिल्लत बख्शी की उपाधि प्रदान की थी। गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत वीरता से प्रभावित होकर इसे रौद भूमि भी दान में दी थी। क्योंकि जो नीलू कठायत थे काफ़ी वीर थे, इनकी वीरता से प्रभावित होकर जो गरुड़ ज्ञानचंद है इन्होंने क्या किया था, रौद भूमि दान स्वरूप इनको दी थी। उसके बाद जो 30वें हमारे राजा हरचंद का शासनकाल कब से था, 1419 से 1420 तक। ये धर्म कर्म पूजा पाठ कथा पुराण में विशेष अनुरागी थे। उसके बाद 31वें जो राजा हुए, राजा उद्यान चंद, 1420 से 1421 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। उद्यान चंद गरुड़ ज्ञानचंद का पौत्र था, यानी कि उनका क्या था, पोता था। तथा इनके दादा ने नीलू कठायत को धोखे से मारने व दोनों पुत्रों को अंधा करने में उद्यान चंद को ग्लानि हुई थी। देखिए जो नीलू कठायत था ना, राजा गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति, उसके पुत्रों को भी और मर आंखें निकलवाई जो, वो भी गरुड़ ज्ञानचंद के द्वारा ही करवाया गया। और जो नीलू कठायत की हत्या करवाई गई ये भी गरुड़ ज्ञानचंद के द्वारा ही करवा गया है। और उसके बाद जो ये पौत्र था उद्यान चंद, इसको बड़ी ग्लानि थी कि जो मेरे दादा थे इन्होंने क्या किया था, उनके नीलू कठायत के पुत्रों की आंखें निकलवा दी, नीलू कठायत की हत्या करवा दी। इनको क्या हुई, ग्लानि हुई। और इन्होंने क्या किया, मंदिरों का, बहुत सारे मंदिरों का इन्होंने फिर निर्माण करवाया था। उद्यान चंद ने चंपावत में बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य किया था। देखिए जो बालेश्वर मंदिर है चंपावत में, इसका काम जो जीर्णोद्धार करवाया था ये भी उद्यान चंद के द्वारा किया गया था। इनका सहयोग कुंज शर्मा तिवारी ने किया था। देखिए इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने में उद्यान चंद्र का सहयोग किसने किया था, कुंज शर्मा तिवारी ने किया था। बद्रीदत्त पांडे के बालेश्वर मंदिर में क्या कराया था, नौलों का निर्माण करवाया था। अंतिम मरम्मत इस मंदिर की 1796 में गोरखा सूबेदार महावीर थापा ने कराई थी। बालेश्वर मंदिर में कत्यूरी शासक देसठ देव व 10वीं शताब्दी का ताम्रलेख, नेपाल शासक राचल देव का 1223 ईस्वी का ताम्रपत्र, 1410 ईस्वी में ज्ञानचंद व 1423 का ध्यानचंद का लेख इसमें प्राप्त होता है। सो फ्रेंड्स अभी तक हमने इसमें कुल 31 राजा को देख लिया है। आगे भी है इसमें राजा हैं, इनके शासनकाल के बारे में, इनकी पदावधि के बारे में जो हम देखेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसकी कम से कम 2-3 वीडियो तब भी बनेंगी चंद्रवंश की। अगर आप लोगों को प्लीज़ वीडियो पसंद आती है, इनके नोट्स तब तक आप बना लीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।